दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी यादें धुंधली पड़ जाती है। और जब उसकी चर्चा होती है, जब उसके बारे में कहीं पढ़ते हैं, कोई इस बातों को करता है, कहता है, तो मन में आता है हाँ कुछ ऐसा ही था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि सैकड़ों वर्षों बाद भी जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, और किसी प्रत्यक्षदर्शी से सीधा मेरा कोई संवाद भी नहीं है, वो घटनाएं भी हमारे मन को उद्वेलित कर देती है। और ऐसी ही एक घटना की बात हम यहाँ करेंगे, 1857 का विद्रोह। तो इस विद्रोह की चर्चा होते ही हमारे मन में एक चेतना, एक गर्व की आंधी चलती है। ऐसा लगता है जैसे उन किरदारों के, उन कारिंदों के, अपने वीर सेनापतियों के, सैनिकों के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। रिश्ता तो है ही, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इस कहानी से, इस घटना से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। तो दोस्तों, यह है 1857 की क्रांति। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। अब होता क्या है कि ये 10 मई को मेरठ की छावनी में एक विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह के बाद रात में वहां के सैनिकों ने छावनी में जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितना वो ले सकते थे, जितना वो उठा सकते थे, उसको लेकर कुछ कर गए। और अब उनके पास था कि भाई कोई तो हमारा नेतृत्व करने वाला चाहिए, कोई इस विद्रोह का प्रबंधन करने वाला चाहिए, तो वो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि भागते हुए कहां पहुंच गए ये दिल्ली के लाल किला में। तो लाल किला में उस समय मुगल बादशाह का, लेकिन पूरी दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का कब्जा नहीं था। तो ऐसी हालत में जब वो पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो बादशाह सलामत से आग्रह करते हैं कि आप मेरा नेतृत्व करो। लेकिन बादशाह भी क्या है कि दुविधा में है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ऐसे हालत में वो सैनिक क्या करते हैं कि किला में बिना प्रोटोकॉल के, बिना बादशाह की आज्ञा के क्या होते हैं कि प्रवेश कर जाते हैं। अब बादशाह के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई उनके पास अवसर नहीं था कि वो उसका नेतृत्व करने से इनकार करें। और अब वो क्या करते हैं कि नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है कि ये इस विद्रोह का शुरू गणेश, यहां तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम छावनी की बात कर रहे हैं, और ये छावनी मेरठ की छावनी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी विद्रोह हुआ था। वो हुआ था बैरकपुर की छावनी, जहां मंगल पांडे ने इसका श्री गणेश किया, और उसने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल पर गोली चलाई थी। और अब क्या हुआ कि वहां की घटना, अब क्या हुआ कि यह संदेश जंगल की आग की तरह ब्रिटिश सेना के सभी छावनियों में, सभी सैनिक यूनिटों में पहुंच रहा था। और उस समय था क्या कि ब्रिटिश सेना में अधिकांश सेना तो भारतीय ही थे, अधिकारी निश्चित रूप से अंग्रेज थे। लेकिन अब सब जगह तो कहा जाता है कि जब छावनी में, यानी जब विद्रोह हुआ, तो क्या हुआ कि वहां के सैनिक उसके पहले क्या हुए कि शाम में बाजार की ओर निकले मेरठ छावनी से। तो बाजार की ओर गए, लेकिन यह समाचार, बैरकपुर का समाचार पूरे भारत में
जंगल के आग की तरह फैल रहा था। तो वहां स्त्रियों ने अपनी छतों से देखा कि ये सेना के लोग बाजार में मौज मस्ती करते घूम रहे हैं। तो स्त्रियों ने क्या किया कि अपने छतों से चूड़ियों का छल्ला फेंकना शुरू किया। कहा कि तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं और देखो तुम्हारे भाई, तुम्हारे साथी, तुम्हारे बंधु बैरकपुर में किस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वे सैनिक जब लौट कर आते हैं तो एक मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, यह बात तो सही है कि जब बैरकपुर में जो घटनाएं हो रही है और वहां जिस तरह से मंगल पांडे ने किया, जो विद्रोह किया, वहां के सिपाहियों ने जिस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दिया और मंगल पांडे के साथ जो कुछ हुआ, जो उसे फांसी दी गई, यह अत्याचार है और इसे हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहीं से शुरू हुई। अब क्या हुआ कि विद्रोह तो शुरू हो गया। अब विद्रोह शुरू हो गया तो ये पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गया। सभी सैनिक केंद्रों पर, सभी रजवाड़ों के यहाँ, सभी गांव में, किसानों में, बड़े बड़े शहरों में यह सूचना बड़ी तेजी से फैल रही थी। तो बड़ी तेजी से फैल रही थी तो इसमें सेना के साथ साथ क्या हुआ कि जमींदार, किसान, कारीगर, मजदूर, हिंदू संस्थान के लोग, मुस्लिम संस्थान, सभी अपनी अपनी तरफ से अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जुड़ते चले गए। तो जुड़ते चले गए। ये लोग क्या करें, विद्रोहियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लगे, उनके लिए प्रबंधन करने लगे। तो ये तमाम चीज होने लगे और यह विद्रोह था। लेकिन यह विद्रोह हुआ क्यों? तो अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण जो सामने आता है उसमें है ये धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में भी क्या था कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती या छोटा सा अफवाह पूरे बड़े से बड़े महल को जलाकर राख कर सकता है। और यही यहाँ हुआ। तो 1856 तक क्या था कि 1856 के बाद भारतीय सेना के लिए एक नए राइफल, इनफील्ड B-53 राइफल मुहैया कराया गया और उसमें जो कारतूस लगते थे उस कारतूस को फायर करने से पहले दांत से खींचना था। और यह एक अफवाह कहिए या सच्चाई कहिए या वास्तविकता कहिए, जो भी आप कहिए, तो उसमें था कि कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई। अगर गाय और सुअर की चर्बी को एक हिंदू अपने मुंह में लेता है तो वह अपने धार्मिक भावना को भंग करता है, अपनी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध काम करता है। अगर सुअर का चर्बी लगा हुआ कोई कारतूस अगर कोई मुस्लिम सेना अपने मुंह में डालता है तो वह अपने धर्म से, तो इस बात का विरोध तो पहले से ही शुरू हो गया था। तो इसका जो विरोध शुरू हुआ, इसी बात को लेकर मंगल पांडे ने भी विद्रोह किया था। और तो अब क्या था कि ये घटना थी। इतना ही नहीं था, कई और बातें थी। और बातें थी कि यह भी अफवाह फैला या सच्चाई थी कि ब्रिटिश सरकार जो रेजिमेंट्स में खाने के लिए आटा और चीनी भेजते थे उसमें क्या था कि गाय और सुअर का हड्डी पीस कर मिला हुआ था। और ऐसा क्यों? इसलिए कि भारतीय लोगों के धार्मिक भावना को भंग किया जा सके, उनको नीचे दिखाया जाए, तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। और यह और ब्रिटिश सरकार की नीतियां पहले भी थी, वे कन्वर्जन चाहते थे, वह सबको ईसाई बनाना चाहते थे, ईसाइयों का अधिक पक्ष लेते थे। तो ये तमाम चीजें इस धार्मिक भावना के कारण फैलना शुरू हुआ। लेकिन केवल यह धार्मिक भावना नहीं थी, यह भी कहा जाता है कि एक रेजिमेंट में एक सिपाही क्या किया कि वो दलित वर्ग का था, तो वो एक ब्राह्मण अपने सहपाठी सिपाही से कहता है कि हमें अपने लोटे से पानी पिला दो। लेकिन वह ब्राह्मण क्या कहता है, कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने लोटे से
तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि यदि मैं अपने लोटे से तुम्हें पानी पिला देता हूं तो हमारा लोटा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। छुआछूत की परंपरा तो थी। तो वह जो दलित सिपाही था उसने कहा कि तुम अपने धर्म का क्या करोगे, तुम्हारा धर्म तो ऐसे भी समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द तुमको गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह में रखना ही पड़ेगा। तो यह बात भी तेजी से फैल रही थी, तो एक तरह की भविष्यवाणी थी। तीसरी बात क्या थी कि कुछ ज्योतिषों ने, कुछ पंडितों ने इस तरह की सूचनाएं दी थी कि ये 1857 में, ये 1757 में पलासी के युद्ध में ये जीते थे और बंगाल पर कब्जा किए थे, और 1857 में उसके 100 साल पूरे होने थे। तो ज्योतिषों ने यह भविष्यवाणी कर रखी थी कि ब्रिटिश शासन के 100 साल पूरा होने के बाद ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तो ऐसे में भी था कि जब ब्रिटिश शासन का अंत होना ही है तो फिर इनके विरुद्ध विद्रोह क्यों न किया जाए। तो यह बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, एक तरह से कहें कि पैन इंडियन का मतलब है अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। अब अंग्रेजों ने तो इसको बड़ी घटाकर कहा और ब्रिटिश लेखकों ने इस क्रांति को म्यूटिनी कहा। म्यूटिनी का मतलब होता है सिपाही विद्रोह, या हिंदी में कुछ लोग इसको गदर भी कहते हैं। लेकिन यह सिपाहियों का विद्रोह तो था नहीं, केवल सिपाहियों का नहीं। ठीक है, सिपाहियों ने ही शुरू किया, चाहे वो बैरकपुर की छावनी से हो, चाहे वो मेरठ की छावनी से हो, लेकिन उसके साथ कौन थे भाई? उसके साथ धार्मिक समाज के लोग थे, उसके साथ किसान थे, उसके साथ जमींदार थे, उसके साथ राजा रजवाड़े थे। तो ये तमाम लोग क्या कर रहे थे कि एक तरह से क्या कहा, जिसमें किसान शामिल हो, जिसमें मजदूर शामिल हो, जिसमें धार्मिक लोग शामिल हो, जिसमें सिपाही शामिल हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो, जिसमें राजे रजवाड़े नवाब शामिल हो। तो एक तरह से कहे कि ये तो पूरे भारत के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने जो म्यूटिनी कहा, म्यूटिनी नहीं माना जा सकता है। यह म्यूटिनी मात्र नहीं था, यह एक नेशनल अपराइजिंग था, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था और इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। लेकिन जिन शहरों में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो किसान इसमें आए, जो मजदूर आए, जो धार्मिक लोग आए, जो सरकारी कर्मचारी आए, वो अपने लिए अपने क्षेत्र में एक नेता की तलाश में थे। नेता तो चाहिए, क्योंकि जब ऐसा विद्रोह होगा तो उनके लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र, उनके खाने पीने का, उसका पूरा प्रबंधन, उसकी निगरानी, उसका नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए। तो जहां भी ये लोग गए वहां के क्षेत्रीय शासकों से इन लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों ने भी सहर्ष क्या किया कि इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया। तो जैसे बिहार को देखिए, तो बिहार में क्या हुआ कि बाबू कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह, एक कविता है हिंदी की, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। तो इस तरह के साहित्यकारों ने भी, गीतकारों ने भी, कविता लिखने वाले, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अब क्या था कि उत्तर प्रदेश में, झांसी के प्रदेश में, क्योंकि झांसी से अंग्रेजों का विवाद तो था ही, उसको हड़प करने की नीति तो चल ही रही थी, तो झांसी की रानी इसमें शामिल हो गई। अब लखनऊ, तो लखनऊ में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह ने से पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि सहायक संधि कर ली, और सहायक संधि करने के बाद क्या किया कि उसके सेना को डिसबैंड कर दिया, उसके सेना को खत्म कर दिया, उसके दूसरे राज्यों के साथ जो संपर्क संबंध बनाने की शक्ति थी उसको छीन लिया, उसके अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया उसको, और इससे भी उसका जी नहीं भरा। तो उसने क्या किया कि वाजिद अली शाह को क्या किया कि कहा कि नहीं भाई, अब आप शासन चलाने के योग्य नहीं है, आपका शासन चलाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंगाल भेज दिया गया। तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था, लोगों में आक्रोश था। लोग अभी भी भले ही
वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पंगु बना दिया था, लेकिन वहां के लोगों में वाजिद अली शाह के प्रति एक सम्मान था, एक प्रेम था। और कहा जाता है कि जब वाजिद अली शाह गिरफ्तार हुए, जब उन्हें पकड़कर ले जाया जा रहा था, तो लखनऊ के कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रोने धोने की घटना नहीं घटी हो। तो उनकी बेगम हजरत महल तो वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दी और अपने पुत्र को इस आंदोलन का लखनऊ में नेता बना दिया। जो कानपुर में लोग थे वो नाना साहब को बना। तो इस तरीके से यह आंदोलन संपूर्ण भारत में चल रहा था। दोष देने के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई ये रजवाड़े जो थे ये फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर लॉस्ट पावर, यानी अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन चलिए मान लेते हैं, लेकिन रजवाड़े लड़ तो रहे थे, सिपाही लड़ तो रहे थे। जो अंग्रेजी फौज के सिपाही थे वे भी इस विद्रोह में शामिल थे। जो धार्मिक लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वे भी इसमें शामिल थे। और किसान, मजदूर, सभी के सभी वर्ग, भारत का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्त भारत में, उत्तर भारत में जिस तरीके से यह आंदोलन एक प्रबल अपराइजिंग के रूप में आया, उतना मजबूत यह दक्षिण में नहीं था। तो दक्षिण में ऐसा नहीं कि दक्षिण के लोग इस आंदोलन से में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे या कुछ ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। जैसे नेपाल के लोग इसमें शामिल नहीं थे, और पंजाब का एक राज्य था उस समय नाभा, तो नाभा इसमें शामिल नहीं था, और ग्वालियर, सिंधिया, तो ये लोग इस आंदोलन में शामिल। लेकिन फिर भी यह आंदोलन, और आंदोलन क्या था? यह आंदोलन क्या एक युद्ध था। वीर सावरकर ने सही में कहा कि भाई यह कोई आंदोलन नहीं, यह कोई म्यूटिनी नहीं है, यह कोई गदर नहीं था, यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। तो इस तरीके से यह पूरे भारत में फैला हुआ था, और अंग्रेज इससे परेशान थे। कई क्षेत्रों में तो अंग्रेज अधिकारी अपना पद, अपनी पोस्टिंग की जगह छोड़कर भाग खड़े हुए। सेनाएं अपनी वर्दी फेंक कर भाग रही थी, ब्रिटिश सेनाएं, और वो बड़े पैमाने पर मारे जा रहे थे। तो इस तरीके से लगा कि अब यह ब्रिटिश शासन क्या है कि कुछ दिनों का मेहमान बचा हुआ है, और अंग्रेज भी एक तरह से यह उम्मीद हार चुके थे कि वे इस आंदोलन से निपट पाएंगे और भारत पर आगे भी उनका शासन बना रहेगा। तो यह आंदोलन तो इतना बड़ा था। लेकिन अब देखते हैं सिलसिलेवार कि भाई सिपाहियों की समस्या क्या थी। तो सिपाहियों की समस्या ये थी कि सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। उनको अपने धार्मिक त्योहार, उत्सव मनाने के लिए छुट्टियां नहीं दी जाती थी उनको, जबकि क्रिश्चियन धर्म, और ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं का, हिंदुओं के धर्मों के लिए भी और मुसलमान दोनों के साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे। और जो अंग्रेज सैनिक थे तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। और क्या था कि भारतीय लोग जब सेना में योग्यता होने के बावजूद भी इन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था और इनको पदोन्नति नहीं दी जाती थी। और एक सेलिंग बना दिया कि किसी भी भारतीय सेना में काम करने वाले भारतीय व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर नहीं भेजा जा सकता जिसका वेतन 500 रुपए से अधिक हो। लेकिन समान पद पर काम करने वाले जो अंग्रेज थे उनको क्या था, उनका वेतन अधिक था। तो इस तरह के भेदभाव थे। तो धर्म के नाम पर, और क्या था, राष्ट्रीयता के नाम पर अपमान करना। भारतीय हो इसलिए अंग्रेज तो यह मानकर बैठे थे कि किसी भी भारतीय को अपमानित करने का, उसे गाली देने का, यहां तक कि फिजिकली असॉल्ट करने का, थप्पड़ मारने का, लात मारने का, घूसा मारने का, वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि भारतीय सिपाहियों के मन में एक भावना आई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। इसीलिए ना कि हम भारतीय हैं
तो भारतीय होना अपराध नहीं है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारतीय होना अपराध है, और अगर ऐसा करता है तो अंग्रेजों के प्रति इनके मन में एक रोष तो पहले से था, चाहे वो वेतन के मामले को लेकर हो, चाहे वो छुट्टी के मामले को लेकर हो, चाहे वह धर्म, और ऊपर से ये ग्रीस कार्ट्रिज यानी वो चर्बी लगा हुआ जो कारतूस था, ये तो आग में घी डालने का काम किया ही। और दूसरी बात क्या थी कि यह सबसे उग्र रूप तो लखनऊ में, अवध में पकड़ा। तो अवध में क्या था कि सबसे अधिक सैनिक अवध प्रांत से लिए जाते थे। तो अवध प्रांत से जब सबसे अधिक सैनिक लिए जाते थे तो ये सेना जब भी अपने घर आते थे तो अपने साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार इत्यादि के बारे में अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने गांव के लोगों के साथ इसको शेयर करते थे, चर्चा करते थे। और गांव के लोग क्या करते थे, उनके साथ जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो मालगुजारी, जो कर प्रणाली थी, उसके कारण उनकी क्या परेशानियां थी, उनके जोतेदारों का संबंध क्या कैसे खराब हो गया, उनके तालुकेदारों के साथ कैसे संबंध खराब हो गए, कर की राशि इतनी अधिक कैसे कर दी गई, इन तमाम चीजों को घर वाले क्या करते थे उन सैनिकों। तो दोनों तरफ से ये क्या हो रहा था कि एक तरह से विचार विनिमय हो रहा था कि नहीं, यह ब्रिटिश शासन किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। तो वहां पर यह विद्रोह ज्यादा था, लेकिन यह पूरे भारत में एक तरह से फैला, और अंग्रेजों को कुछ दिन के लिए तो ऐसा लगा कि शायद वे अपने भारतीय साम्राज्य को जारी नहीं रख सकेंगे। लेकिन हुआ तो उल्टा। हुआ क्या, अब लड़ते लड़ते तमाम झांसी की रानी मारी गई। तो ये तमाम जो बड़े नेता थे या तो मारे गए या गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश कॉलोनी के दूसरे जो सेनाएं थी उनको, नेवल सेना को अपनी मदद के लिए बुला लिया, और ब्रिटिश सरकार ने खुलकर, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य ने इस आंदोलन को कुचलने में मदद की। तो ऐसा भी कहा जाता है, कुछ ब्रिटिश परस्त इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके अनुसार कहा जाता है कि भाई इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, इस आंदोलन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। भाई कोई भी घटना घटेगी, इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा विद्रोह होगा, इतनी बड़ी क्रांति होगी, तो संक्षेप में तो हम यही कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीय लोगों के हाथ में शासन स्थापित करना था। और बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। मुगल सम्राट थे, भले ही उनका अधिकार पूरे भारत से समाप्त हो चुका हो, दिल्ली पर भी लाल किला के बाहर बहादुर शाह जफर का कोई अधिकार नहीं था। तो इसके बावजूद भी, लेकिन आज भी उनका नाम बादशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंद के रूप में तो चलता था। तो उन्होंने, अब क्या हुआ कि अगर इस पर 1857 की क्रांति का जब हम ऐतिहासिक अध्ययन करने जाते हैं तो कई सारी सामग्रियां मिलती है। उसमें क्या है कि अधिकारियों के रिपोर्ट, ये कोर्ट की अदालती कार्रवाइयों के रिपोर्ट, कमीशन और बहुत कुछ। तो और उसी तरह से आंदोलनकारियों की तरफ से तो आजमगढ़ में एक घोषणा पत्र बहादुर शाह जफर की ओर से जारी किया गया था, और उसमें कहा गया था कि यह ब्रिटिश सरकार का अंत अब नजदीक है, इसलिए सभी भारतीयों को अक्रॉस द रिलीजन, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, आप इस आंदोलन से जुड़िए। आपकी जितनी शक्ति है आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें मदद कीजिए, और अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारतीय शासन स्थापित होगा वह शासन क्या करेगा, सबके साथ न्याय करेगा। और कहा कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो अब उसके, तो वो भी इस सेना में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो जाए, लड़े, और उसको वेतन दिया जाएगा।
और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश शासन में हुआ क्या, इन जमींदारों का क्या हुआ। तो जमींदारों के साथ क्या हुआ कि उनको अदना सा एक आवेदन पर उनको अपमानित होना पड़ता था, उनको बार बार परेशान किया जाता था, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। तो इस घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर अंग्रेजों के जाने के बाद जो बादशाही हुकूमत होगी, जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उसमें अंग्रेज जमींदारों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। कहा कि भाई हिंदू मुसलमान सभी भारतवासी हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सबके धार्मिक मान्यताओं को सम्मान मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा, सब खुले बने। व्यापारियों के लिए कहा गया कि भाई देखो ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के व्यापारियों को कंगाल कर दिया। जितने बड़े जितने लाभदायी व्यापार हैं सब के सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। जो समुद्र पार के व्यापार थे उस पर क्या हुआ, परिवहन के तंत्र जब अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो सारे व्यापार उनके हाथ में चला गया। और इस तरह के तमाम चीजें जो थी, चाहे वो वस्त्र का उद्योग हो, किसी भी, उस समय भारत के सारे उद्योगों को नष्ट कर केवल छोटे मोटे जो काम थे वही भारतीयों के पास बचे थे। तो उनको भी कहा गया और कहा गया कि सरकारी कर्मचारी आप वहां रहकर क्या करोगे, ये सरकार तो ऐसे भी जाने वाली है, इसका दिन तो लग ही गया है और आपको भी आपके साथ उचित न्याय मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी। तो इस तरीके से राष्ट्र के सभी वर्ग के लोगों के लिए इस घोषणा पत्र में कुछ न कुछ कहा गया था। तो ऐसा मानना कि इसका कोई राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था, यह एक तरह से इसके लिए तो सीधा प्रमाण है आजमगढ़ का घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र को काफी प्रचारित किया। घोषणा पत्र में ही कहा गया था कि भाई जिन लोगों को यह घोषणा पत्र दिखता है वो इसे गौर से पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके पीछे चाहे वो सैनिक कारण कहें, आप धार्मिक कारण कहें, आप प्रशासनिक कारण कहें, आप रजवाड़ों के डलहौजी की नीति को आप कहें, किस तरह से डलहौजी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई ये सारे जो चेरिच हैं ये हमारे मुंह में ही, मतलब ये सारे रजवाड़े अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो जाएंगे। कोई भी प्रांत, कोई भी रजवाड़ा, कोई भी राजवंश स्वतंत्र नहीं बचेगा। तो इसलिए रोष रजवाड़ों में भी थी, रोष सिपाहियों में भी थी, रोष कर्मचारियों में भी थी, रोष व्यापारियों में भी थी, रोष धार्मिक लोगों में भी थी। तो इन सारे रोषों को जब हम संकलित करते हैं तो इस तरह का विद्रोह का हमारे सामने आता है। और यह विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है कि जब भी इसका हम नाम सुनते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, मन में एक भावना आती है कि हमारे पूर्वजों ने जो वीरता, जो साहस, जो सूझबूझ दिखाया, हम सफल हुए नहीं हुए यह दूसरी बात है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ कोशिश तो किया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को हटा दें, लेकिन ऐसा संजोग से हो नहीं सका। अब इस घटना को किस तरीके से अंग्रेज देखते थे, उनके इतिहासकार किस तरीके से देखते थे, भारतीय लोग किस तरीके से देखते थे, उनके चित्रकार किस तरीके से देखते थे, और इस आंदोलन के, इस क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखें। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप पूरे वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक खास विषय पर, मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को शुरू किया था, हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम करते हैं और इसके स्वरूप को भी देखा।
तो वो यहाँ देखते हैं कि यह एक अखिल भारतीय विद्रोह था। अखिल भारतीय विद्रोह का मतलब दो बातों से हम लेते हैं। एक तो यह सभी वर्ग के लोगों का समर्थन इसे प्राप्त था, चाहे वो भारतीय सेना के लोग हों, चाहे वो रजवाड़े के लोग हों, चाहे वो जमींदार हों, चाहे वे धार्मिक समूहों से जुड़े लोग हों, या किसान हों, मजदूर हों, सभी की सहभागिता इस आंदोलन में, इस विद्रोह में थी। और यह एक सशस्त्र लड़े जाने वाला एक क्रांति थी। वीर सावरकर जी ने सही कहा था कि यह कोई विद्रोह नहीं, जैसा कि अंग्रेजों ने इसे गदर या म्यूटिनी कहा था, यह म्यूटिनी नहीं था। यह भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई प्रथम स्वतंत्र युद्ध था। तो ऐसे में जब देखते हैं कि जब सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था, तो उस हालत में यह विद्रोह असफल कैसे हुआ, क्यों हुआ? दूसरी बात है कि इसका क्षेत्रीय विस्तार भी बहुत बड़ा था, अखिल भारतीय था। यह पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में अगर छिटपुट को छोड़ दें, हाँ यह बात जरूर है कि जितना इसका प्रभाव प्रबल रूप से उत्तर भारत में और मध्य भारत में था, उतना दक्षिण में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग इससे दूरी बनाकर रखे थे। तो ऐसे हालत में एक अखिल भारतीय, चाहे वो भौगोलिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से कहें तो, या समाज के विभिन्न तबकों की भागीदारी को लेकर कहें तो, दोनों हालत में यह विद्रोह एक अखिल भारतीय विद्रोह था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब परिणाम की चर्चा हम करते हैं तो सामने बात आती है कि यह विद्रोह एक असफल विद्रोह था। यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। सफल किस रूप में नहीं हो पाया, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य हमने निर्धारित किया था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त करेंगे और अपना भारतीय लोगों का शासन स्थापित करेंगे। तो इस काम में सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं था कि असफल होने के बाद इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि आखिर यह विद्रोह असफल क्यों रहा। तो इसके कुछ कारणों की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो पहली बात थी कि अयोग्य नेतृत्व। तो अयोग्य नेतृत्व कहें या कुशल नेतृत्व का अभाव कहें, तो कुशल नेतृत्व का अभाव इस विद्रोह में था। इसका जो हम राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का कमान बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह को हमने सौंपी थी, तो वह एक वृद्ध व्यक्ति थे और धीरे धीरे वो अपना श्री खो चुके थे। श्री खोने का मतलब कि कभी मुगलों का शासन पूरे भारत पर था, लेकिन सिमटते सिमटते आज की दशा 1857-56 की दशा ये थी कि मुगल सम्राट का अधिकार पूरी दिल्ली पर भी नहीं था। लाल किला के अंदर तो उनका प्रभाव था, लेकिन लाल किला के बाहर के दिल्ली के अन्य भागों पर उनका सीधा असर नहीं था, सीधा अधिकार नहीं था। तो एक तो उन्हें हम थका हुआ व्यक्ति मान सकते हैं, मानसिक रूप से, चूंकि श्री खोने के बाद मानसिक रूप से थके हुए थे, आयु से वृद्ध थे और उनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए वो जो योग्यता चाहिए उसका अभाव हम देखते हैं। जबकि अंग्रेज क्या थे, एक संगठित पूरा का पूरा एक तंत्र अपना स्थापित कर चुके थे। तो ऐसी दशा में जब हमारा नेता ही कुशल नहीं हो और कॉम्पिटिटिवली कुशल नहीं हो, तो वैसी हालत में इस विद्रोह को सफल बनाने के रास्ते में कठिनाइयां तो थी। तो एक बात तो ये थी कि हमारे पास कुशल नेतृत्व का अभाव था। एनीवे, कुशल नेतृत्व का अभाव था, फिर भी उन्होंने नेतृत्व तो किया। अब हम आते हैं कि दूसरा कि समय से पूर्व विद्रोह का हो जाना। तो समय से पूर्व विद्रोह को हम देखें तो विद्रोह तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से शुरू हुआ।
लेकिन इसकी पहले से कुछ तैयारियां तो हो ही रही थी, योजनाएं हो रही थी, आपस में तालमेल बैठाए जा रहे थे और तय था कि हम 20 मई से विद्रोह को शुरू करेंगे। लेकिन अति उत्साहवश एक तथ्य सामने आता है कि जब मेरठ छावनी के सैनिक बाजारों में अपने किसी काम से गए थे तो छतों से स्त्रियां उन्हें चूड़ी के छल्ले फेंक रही थी और बता रही थी कि देखो बैरकपुर में, बंगाल के बैरकपुर छावनी के लोग किस प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे थे। तो उन पर एक मानसिक दबाव आया और वो समय से पूर्व ही 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये समय से पूर्व विद्रोह होने में समस्या क्या आई, उसके कारण कि हम पूरी तैयारी नहीं कर पाए थे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या हैं, वहाँ क्या तैयारियां करनी है, वहाँ किस तरह के लोगों को वो प्रतिनियुक्त करना है और तमाम इस तरह की तैयारियां हम कर नहीं पाए थे और हुआ क्या कि हम विद्रोह शुरू कर दिए। अब ये मेरठ छावनी के लोग विद्रोह तो कर दिए, विद्रोह करने के साथ साथ जितने हथियार थे, जितने असलहे थे, उनको लेकर यह दिल्ली की तरफ कुछ कर गए, क्योंकि उनको एक नेतृत्व की तलाश थी। अब नेतृत्व की तलाश है तो कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो उनका नेतृत्व कर सके, जो इस तरह के विद्रोह की सारी व्यवस्थाएं, उन सैनिकों के परिवहन की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए धन की व्यवस्था, उनके लिए हथियारों की व्यवस्था आदि कर सके। तो उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर के लाल किला के सामने वो नारा लगाना, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब बहादुर शाह जफर मानसिक रूप से थके हुए थे, तो वो स्वयं कुछ, ये सुबह का समय था, कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर सुबह का नमाज अदा करके आ चुके थे और लेकिन उनके मन में एक संशय था कि ऐसी स्थिति में करें क्या। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यह सैनिक क्या हुआ कि बिना राज्यादेश के, यानी बिना बहादुर शाह जफर के आदेश के ही किला में प्रवेश करना शुरू कर गए और यह एक बहादुर शाह जफर के लिए एक मजबूरी की स्थिति थी। और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने कहा था कि बादशाहों के जिंदगी में ऐसे पल कभी कभी आते हैं और ऐसे पल क्या आते हैं कि जियो तो बादशाह हिंदुस्तान बनकर जियो, नहीं तो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दो। तो पत्नी से प्रेरणा पाते हुए, मजबूरी को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ये समय से पूर्व जो आंदोलन हुआ जिसमें आपकी पूरी तैयारियां नहीं हो सकी थी, उसके कारण भी इस विद्रोह पर एक नकारात्मक प्रभाव था। तीसरी बात करें कि इसमें तमाम जो भारत के राजे रजवाड़े थे वो भाग ले रहे थे। अब ये राजे रजवाड़े जो भाग ले रहे थे, तो जैसे झांसी की रानी को देखें, नाना साहब को देखें, तात्या टोपे को देखें, कुंवर सिंह को देखें, तो ये तमाम लोग जो भाग ले रहे थे, तो कहा जाता है कि इनके पास कोई तालमेल नहीं था और ये फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर लॉस्ट पावर, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर लॉस्ट पावर का मतलब है कि ये अंग्रेजों के साथ पहले ही संधि कर चुके थे और उनकी जो शक्ति थी या उनका जो शान शौकत था वो छिन्न हो चुका था। तो उसी को पुनः प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन में हिस्सा लेने आए थे, यानी विद्रोह में हिस्सा लेने आए थे। तो ऐसे में कोई राष्ट्रीय रोड मैप इनके सामने था नहीं, तो ये हिस्सा ले रहे थे। लेकिन एक और बात पर गौर करना जरूरी है, जो ये राजे रजवाड़े जो हिस्सा ले रहे थे, इनकी शक्ति तो पहले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी, या अब कहें कि सहायक संधि के माध्यम से। तो सहायक संधि के माध्यम से क्या किया कि अंग्रेजों ने इनके सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था, उसको डिस्बैंड कर दिया था, उसको विघटित कर दिया था कि भाई आप, अब इनके पास जो बची कुछ सेना थी वो विंडो ड्रेसिंग वाली सेना थी, यानी राजा होने के नाते बॉडीगार्ड के रूप में, दिखावा के लिए या जो कहें तो, लेकिन रियल सैनिक शक्ति इनके पास पहले भी नहीं थी।
तो इस कारण से ये अब क्या था कि अंग्रेजों ने इनके साथ एक और समस्या जोड़ दी थी सहायक संधि के माध्यम से, और वो समस्या क्या थी कि आप दूसरे राज्यों से सीधा कोई संधि नहीं करेंगे। आपके सुरक्षा की गारंटी तो है अंग्रेजों की, लेकिन आप न तो भारत के किसी दूसरे रजवाड़ों के साथ संधि करेंगे और न किसी विदेश की शक्ति के साथ करेंगे। तो नतीजा क्या था, इनकी शक्ति तो पहले छिन्न थी और इनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव था सभी राज्य। तो इस तरीके से इन रजवाड़ों की का प्रभाव भी कम ही दिख रहा था, इनकी शक्ति तो छिन्न थी। अब हम आते हैं चौथी बात करें कि यह आंदोलन क्या हुआ कि समस्त भारत कहते, ये बात सही है कि यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था, लेकिन इस अखिल भारतीय आंदोलन होने के बावजूद भी उत्तर और मध्य भारत में यह विद्रोह बड़े जोरों पर था। लोग बड़ी जोश और जज्बे के साथ अंग्रेजों को भगाने में, अंग्रेजों पर आक्रमण करने में या अंग्रेज समर्थकों पर आक्रमण करने में जो हिस्सा ले रहे थे, यह दशा दक्षिण भारत में नहीं थी, उतनी प्रबल नहीं थी। ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन इतनी प्रबल नहीं थी। तो नतीजा क्या हुआ कि पूरे भारत पर अगर एक साथ अगर इसी जज्बे के साथ अगर ये विद्रोह हुआ होता तो शायद इसका परिणाम जो हुआ उसके अपेक्षा कुछ अलग ही होता। तो यह भी एक समस्या थी। अब चौथी बात क्या थी कि सैन्य सामग्री। तो सैन्य सामग्री की बात हम करें तो सैन्य सामग्री में अंग्रेजों के पास आधुनिक से आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास सारी शक्तियां थी। उनके सेनाओं को इनफील्ड राइफल और तरह तरह के आधुनिक हथियार दिए गए थे, जबकि जो हमारे भारतीय विद्रोही थे तो उनके पास क्या था कि वो जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र कहते हैं, तलवार हों, भाले हों, ढाल हों, तीर हों, बर्छे हों, इस तरह के हथियारों से लड़, तो इस तरीके से उन आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का मुकाबला इन परंपरागत ये अस्त्रों से नहीं किया जा सकता था। तो यह भी एक कारण था कि ऐसे में ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। तो इन अस्त्र शस्त्रों की कमी भी। और एक चौथी बात क्या थी कि भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो इस आंदोलन को पर्याप्त रूप से सहायता दे, जबकि अंग्रेजों के पास क्या था, अरे उस समय तो भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। वो तो 1857 के विद्रोह के बाद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना अधिकार इस पर स्थापित किया, या ब्रिटिश का जो हिज हाईनेस द क्वीन थी विक्टोरिया, उनका शासन स्थापित हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के समय अपने कंपनी का पूरा मदद किया, और ये लोग बाहर से नौसेना को भी बुला लिए। चूंकि अंग्रेजों का साम्राज्य तो संसार के कई देशों में फैले हुए थे, तो वहां से भी इन लोगों ने सैनिकों को बुला लिया, उसकी सहायता ली, और नतीजा क्या हुआ कि इसका दमन करने में इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब देखते हैं कि जो कुछ और भी थे, भारत के कुछ ऐसे राज्य रजवाड़े थे जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा या भक्ति रखते थे, या यूं कहें कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अंग्रेजों को बाहर निकाल पाएंगे। तो अंग्रेजों से शत्रुता लेने का जोखिम लेना उन लोगों ने ठीक नहीं समझा। अब ऐसे में कौन था? नेपाल। ऐसे में कौन था? पंजाब का एक नाभा राज्य था, प्रिंसली स्टेट। और कौन थे? ये सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया। तो इन लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो नतीजा क्या था कि भारत में हम जिस व्यापक पैमाने पर तो कहते हैं कि पूरे देश में इस विषय को लेकर एकजुटता थी, लेकिन जब हम परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि भारत के कई राजे रजवाड़े, कई शक्तियां, कई प्रभुत्व अंग्रेजों के पक्ष में था। उन लोगों ने विद्रोह में कोई सहयोग नहीं दिया, यह बात तो समझ में आती है। उल्टा इन लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो ऐसे में
विद्रोह का दुर्बल होना अत्यंत ही स्वाभाविक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, और क्या हुआ भाई, तो भारत के कुछ जमींदार जिनकी स्थिति अच्छी थी, वे सोचते थे कि अगर ये अंग्रेज चले गए तो उनकी जमींदारी प्रथा ही समाप्त हो जाएगी, और वो जो लेविश लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, विलासिता का जीवन जो जी रहे हैं, उनका अपने क्षेत्र पर जो इस तरह का प्रभुत्व और दबदबा बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। तो वो भी इस विद्रोह से दूरी बनाए रखने के पक्ष में थे, और बनाए रखने के पक्ष में क्या थे, उन लोगों ने दूरी बना कर रखी। अब एक अंतिम बात लेकर आते हैं कि इतना ही नहीं था, बल्कि तब तक क्या था कि भारत में कुछ अंग्रेजदा थे। अंग्रेजदा का मतलब क्या था कि इन लोगों ने, कुछ युवाओं ने क्या किया था कि अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो उनके मन में एक आशंका थी कि भाई हमने तो अंग्रेजी सीख ली है, और इस अंग्रेजी के बल पर ब्रिटिश शासन में हमें एक अच्छा कैरियर प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा शिक्षा, मैंने जो अपने जीवन के जो सबसे स्वर्णिम काल को अंग्रेजी सीखने में खपाया है वह व्यर्थ हो जाएगा, और पूरे जिंदगी के लिए हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो इस तरह के पढ़े लिखे जो कुछ लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने भी इस विद्रोह में जमकर हिस्सा नहीं लिया। नतीजा क्या था कि ये सारे कारण जब एक साथ मिलते हैं तो एक साथ मिलने के बाद क्या होता है कि यह विद्रोह अंग्रेजों की तुलना में कॉम्पिटिटिवली दुर्बल साबित हुआ। उनके पास अर्थतंत्र था, उनके पास सैन्य शक्ति थी, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और समर्थन था, उनके पास अधिक युद्धास्त्र थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर नतीजा क्या हुआ कि ये हमारा 1857 का विद्रोह कहें या हम कहें कि प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जो था, यह उस लक्ष्य में सफल नहीं हो सका कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकाला। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव तो थे। प्रभाव तो ऐसा था कि अंग्रेजों को पहली बार लगा कि हम भारत में अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाएंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी जब भी भारत में कोई जागृति का नजारा दिखता था तो अंग्रेजों के मन, और अंग्रेज कहा करते थे कि भाई कहीं 1857 का पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगा, और उसी पुनरावृत्ति के भय से वो सशंकित रहते थे कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो भारत में हमारे लिए ब्रिटिश साम्राज्य को बचा पाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो का आनंद लें। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।